नमस्ते साथियों, फिर एक नई मैराथन क्लास के साथ। आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा स्पेशल है। चैप्टर नंबर 9, नाम आप जानते हो, उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफ़ी स्टूडेंट के होगा कि सर चैप्टर नंबर 7 और 8, बेटा चैप्टर नंबर 7 और 8 को लेटेक्स में अभी मैंने 15-20 दिन पहले ही पढ़ाया, तो उनकी मैराथन क्लास नहीं ले रहा। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं, उनकी क्लास अटेंड नहीं की है, तो इस ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, आपको उन वीडियो की जितनी भी लिंक है वो सब आपको मिल जाएगी। तो आज अपनी जो मैराथन क्लास है वो चैप्टर नंबर 9 की रहेगी। चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा चैप्टर है, समझने लायक भी है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें अपने को पढ़ने को मिलेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं उससे पहले ये आपका अपना चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्लास अटेंड करने से पहले एक ही काम होता है कि इसका जो लिंक है अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी फ्रेंड है, दोस्त है, उनको शेयर कर देना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि आज की जो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम है आपका उपसहसंयोजक यौगिक। चैप्टर का क्या नाम है? उपसहसंयोजक यौगिक, या इंग्लिश में बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन पाउंड्स। अब बेटा इसकी बात करें तो चैप्टर को पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को जब शुरुआत करेंगे तो उपसहसंयोजक यौगिक, इससे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक तो होता है द्विक लवण, और इसी से एक रिलेटेड एक आता है संकुल लवण। इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और फिर इन्हीं से अपने मेन टॉपिक पे हम आते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ कि सबसे पहले कि जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूँ, द्विक लवण। क्या लिखा है? द्विक लवण। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, द्विक लवण का मतलब सिंपल सा एक शब्द होता है कि 2 साधारण लवणों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बनता है? द्विक लवण। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 साधारण लवणों को आपस में मिला दिया जाता है तो किसका निर्माण होगा? द्विक लवण का। द्विक लवण की एक विशेष बात है कि इसको जल में घोलने पर जितने भी आयन होते हैं वो सब अपने आयनों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देता है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं द्विक लवण के लिए कि ये लवण जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में टूट जाते हैं तथा प्रत्येक आयन अपना व्यक्तिगत परीक्षण देता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि द्विक लवण को जब आप जल में घोलोगे, तो पूर्णतया का मतलब जितने भी थे वो सब आयनों में टूट जाएंगे, और प्रत्येक आयन का आप क्या कर सकते हो? परीक्षण कर सकते हो। एक विशेष बता दूं कि द्विक लवण का जो स्थायित्व है, जो अस्तित्व है, वो केवल ठोस अवस्था में होता है। जलीय विलयन में तो ये अपने आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ से आप ले सकते हो कि द्विक लवण कि इसका स्थायित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। इसका स्थायित्व केवल कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। इसके 3 एग्जाम्पल जो अपने दे रखे हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आपका मोहर लवण। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। बड़ा फॉर्मूला FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। अगर इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मोहर लवण। क्या बोलते हैं?
मोहर लवण। जब आप लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो इस कंपाउंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। इसका अगर रासायनिक नाम देखें तो फेरस अमोनियम सल्फेट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसे फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं और शॉर्ट में इसको लिखते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS। जब हम इसको जल में घोलते हैं क्या होता है, इसको जल में घोलेंगे तो ये जितने भी हैं वो सब अपने आयनों में टूट जाएगा। इसका मतलब Fe है, Fe से क्या बन जाएगा आपका Fe2+। NH4 कितने 2, तो 2 और NH4 से बन जाएगा NH4+। सल्फेट SO4 एक यहाँ और एक यहाँ तो 2, तो 2SO4 2-। इसके अलावा 6 H2 तो जल के अणु, तो वैसे वैसे आप लिख सकते हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ समझने का बात क्या था कि जिंक लवण के निर्माण में पहली बात तो इसका निर्माण कितने लवणों से हुआ, इन 2 लवणों के आपस में मिलने से हुआ है। और जैसे ही आप इनको जल में घोलोगे तो जितने भी आयन थे, जितने भी इस कंपाउंड में जो आयन थे वो सब अपने आयनों में टूट गए और प्रत्येक आयन का हम परीक्षण कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोहर लवण FeSO4.NH4 SO4.6H2। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिटकड़ी। एक फॉर्मूला आपने सुना होगा K2SO4.Al2SO4 6H2। बेटा कितना होता है इसके लिए, 6 नहीं होता, 24 चॉइस H2 होता है। जब आप इसको जल में घोलोगे तो ये भी अपने आयनों में टूटेगा। तो इसमें कौन कौन से आयन बनेंगे, पोटेशियम, सल्फेट और एल्यूमिनियम। तो यहाँ लिख दिया 2K+, 2Al3+, सल्फेट कितना 3 और 1 4, तो 4SO4 2-। तो ये इसके आयन बन गए। बेटा इसका नाम क्या होता है, कंपाउंड को क्या बोलते हो आप, फिटकरी, या इसको हम क्या बोलते हैं, पोटास एलम। क्या बोलते हैं, पोटास एलम। फिटकरी ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगला कंपाउंड लिख रहा हूँ KCl.MgCl2.6H2, KCl.MgCl2.6H2। जल्दी से अगर आप जानते हो तो इसका कमेंट्स में आप नाम बता सकते हो कि इसका नाम क्या होगा। तो इसमें भी देखो ये 2 लवण मिले हुए, इसमें भी ये 2 है। तो 2 साधारण लवणों को जब हम आपस में मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, द्विक लवण का निर्माण होता है। और यहाँ क्या बन जाएगा, K+, Mg2+ और 2Cl-, ये बन गए। तो इसका नाम बता दिया होगा आपने, इसका नाम क्या होता है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट। अब बेटा यहाँ से कुछ बातें मैं बता दूं जो अपने को याद करनी है। पहली बात, द्विक लवण। द्विक लवण का निर्माण कितने, 2 साधारण लवणों को, कितने को, 2 साधारण लवणों को आपस में मिलाने पर किसका निर्माण होता है, द्विक लवण, जिसको जालक यौगिक भी हम कह देते हैं। दूसरी बात, पर इनको जैसे जल में घोलते हैं तो प्रत्येक आयन, ये पूर्णतः जितने भी होंगे वो सब अपने आयनों में टूट जाते हैं और प्रत्येक आयन अपना परीक्षण देते हैं। और विशेष बात रखना, इनका अस्तित्व केवल कौन सी अवस्था में होता है, इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। ये एग्जाम्पल तीनों याद कर लेना, मोहर लवण, फिटकड़ी या पोटास एलम और कार्नेलाइट, तीनों के फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो आपके प्रैक्टिकल में भी बहुत काम आएगा, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस द्विक लवण के बाद अब हम बात करते हैं संकुल लवण का, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करते हैं। अभी बड़ा इसके बाद हम आगे बात करें तो द्विक लवण के बाद अगला जो लवण आता है, अभी अपना चैप्टर बनेगा बिल्कुल। तो द्विक लवण के बाद जो नेक्स्ट अपना जो लवण आता है, उस लवण की जब हम बात कर लें तो उसको हम कहते हैं संकुल लवण। क्या लिखा बेटा मैंने नाम, संकुल लवण। तो संकुल लवण की बात करेंगे, फिर टॉपिक पे आएंगे धीरे धीरे अपने। संकुल लवण का मतलब क्या होता है बेटा, वे लवण जिनको जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटेंगे, अर्थात आयन में टूटते हैं लेकिन पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटते हैं और साथ में एक संकुल आयन का निर्माण करते हैं। तो परिभाषा लिख रहा हूँ कि वे लवण जिनको जल में
घोलने पर, वे लवण जिनको जल में घोलने पर पूर्णतया, वे लवण जिनको जल में घोलने पर पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटते हैं तथा संकुल आयन का निर्माण करते हैं, संकुल आयन का निर्माण करते हैं, उन्हें संकुल लवण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? संकुल लवण कहते हैं। अब यहाँ से एक बात समझना, शब्द को पकड़ना है कि इनको आपने क्या किया, जल में घोला तो पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? आयनों में तो टूटेंगे लेकिन संपूर्ण आयन का निर्माण नहीं होगा। और सबसे विशेष बात आपको याद करनी है कि इसमें क्या बनेगा? संकुल आयन। संकुल आयन क्या बनेगा? संकुल आयन। यहाँ से आपको एक विशेष बात पकड़ के रखनी है कि संकुल आयन जब भी होगा तो उसको ऐसे कोष्टक में पैक रखते हैं। बड़ा वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट आप बोलते हो उसमें वो पैक रहेगा, उससे उसकी पहचान होती है। तो उससे ऐसे लवण को हम क्या बोलते हैं? संकुल लवण। इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया K4FeCN6, K4FeCN6। तो इसको जब आपने जल में घोला, जल के अंदर इसको घोला तो क्या हुआ कि ये यहाँ से और यहाँ से रेड से डिवाइड कर दे इसको, इतना तो आयनों में टूट जाएगा लेकिन ये पूरा एक साथ रहेगा और ये पूरा एक साथ रहेगा। तो इसके लिए हम बात करें तो क्या बन जाएगा? 4K+, फिर आपका FeCN6 4-। एक को ले लेते एग्जाम्पल, CuNH3 6Cl3। हाँ बेटा टेंशन नहीं करनी है, इनके नामकरण, इनका नाम कैसे करते हैं वो भी हम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। जब तक आप क्लास को पकड़ के रहें, पढ़ते रहें। तो इसको जब जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में कैसे टूटेगा? CuNH3 6 3+ 3Cl-। अब यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो ये आयनों में तो टूट गया, एक ये आयन बन गया, दूसरा ये आयन बन गया, लेकिन यहाँ पर आपका Fe और साइनाइड ये आयनों में नहीं टूटा है। और जो कोष्टक में है वो कौन सा है? संकुल आयन। सेम कंडीशन है कि इसको तोड़ जल में घोलेंगे तो ये इतना आयनों में टूट जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा। तो लेकिन यहाँ कोबाल्ट और अमोनिया अलग नहीं होंगे, ये साथ में रहेंगे और ये अलग। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जल में घोलने पर ये आयनों में तो टूटा है, आयनों में डिवाइड हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से आयनों में डिवाइड नहीं हुआ है। और साथ में जो कोष्टक में बनता है उसको क्या बोलते हैं? संकुल आयन। तो अगर संकुल लवण की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप क्या कहोगे कि वे लवण जिनको जल में घोलने पर पूर्णतया मतलब टूटेंगे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटते हैं और साथ में क्या बनता है? संकुल आयन। ऐसे कंपाउंड के लिए, ऐसे यौगिक के लिए हम क्या बोलते हैं? संकुल लवण। अब बात बनती है कि अपना जो चैप्टर का नाम था वो था उपसहसंयोजक यौगिक, तो उसकी बात कहाँ से आ गई? तो बड़े बड़े इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। तो बात करें बेटा अपने आगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो बेटा यहाँ से मैं इतना मिटा रहा हूँ कि संकुल लवण के बाद अपना उपसहसंयोजक यौगिक कैसे आता है उसकी बात करें तो मैं यहाँ एक कंपाउंड लिख रहा हूँ, समझना, पहचान करना। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहीं से अपना चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल। कि जैसे मैंने यहाँ लिखा K4, कंपाउंड क्या लिखा था? K4FeCN6, K4FeCN6। दूसरा कंपाउंड में यहाँ लिख देता हूँ आपके, क्या था? CuNH3 6 कोष्टक बंद Cl3। दोनों कंपाउंड को अगर आप गौर से लिखोगे तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आई है, वो क्या? कि दोनों में कोष्टक है। अब देखो बेटा, जो बड़े वाले कोष्टक में लिखा जाता है, जैसे ये हिस्सा हो गया, इसमें ये हो गया और इसमें ये हो गया, तो याद क्या करना है? जो बड़े वाले कोष्टक में जिसको हम लिखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसके लिए हम एक शब्द बोलेंगे समन्वय मंडल। उसको हम क्या कहेंगे? समन्वय मंडल। कि बड़े वाले कोष्टक में जो लिखा जाता है, बड़े वाले कोष्टक में जो लिखा
जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। तो इसके लिए समन्वय मंडल इसका ये हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समन्वय मंडल। अब समन्वय मंडल के अलावा मतलब बड़े वाले कोष्ठक के अलावा जो बच गया, जैसे यहाँ क्या बच गया, K4, इसमें क्या बच गया बेटा आपका K4, यहाँ पर क्या बच गया Cl। तो जो समन्वय मंडल के अलावा बड़े वाले कोष्ठक के अलावा जो बच गया उसको हम बोलते हैं आयनिक मंडल। क्या बोलते हैं, आयनिक मंडल। इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा यहाँ पे, आयनिक मंडल। तो ये दो बातें तो समझ में आ जानी चाहिए कि समझो पहले थोड़ा दिमाग लगा के कि जो हमने कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड में जो कोष्ठक के अंदर आया है उसको तो हम क्या बोलेंगे, समन्वय मंडल। बड़े वाला, ये स्मॉल कोष्ठक ये बड़ा है, तो बड़े वाले कोष्ठक में जो आएगा उसको तो हम क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। और कोष्ठक के अलावा जो बच गया वो हो गया आपका आयनिक मंडल। अब बेटा यहाँ से आप एक शब्द पकड़ने की कोशिश करो कि जो समन्वय मंडल है, समन्वय मंडल में कोष्ठक के तुरंत बाद एक धातु मिलेगी। जैसे यहाँ पर Fa मिल गई, यहाँ पर क्या मिल गया आपको, CO मिल गया। तो समन्वय मंडल में कोष्ठक में तुरंत एक धातु मिलती है जिसके लिए जो शब्द हम यूज करते हैं वो आपका होता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। क्या बोल सकते हैं हम उसको, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या हो गया, Fa हो गया, और इसमें क्या होता है ये आपका CO। क्या बोल सकते हैं इसको आप, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ये शब्द जो अपने टर्म्स है वो सीखनी। अब इसके बाद कि समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के बाद जो शेष बच गया, जैसे यहाँ पर Cn कितने बच गए, 6 बच गए, NH3 कितने बच गए, 6 बच गए। तो जो शेष बच गया है उसको सबसे विशेष याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं लिगेंड। अभी हम बात करेंगे लिगेंड क्या होता है, क्या बोलेंगे, लिगेंड। तो इसमें Cn लिगेंड हो गया और इसके अंदर ये क्या हो गया आपका, ये क्या NH3 क्या हो गया, लिगेंड हो गया। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि समन्वय मंडल में जो पहले आएगा उसको धातु, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हो गया। उसके बाद जो भी होगा उस कोष्ठक में उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। अब आपको एक शब्द समझना है कि लिगेंड की संख्या कितनी है, 6। अब जरूरी 6, कम बेसी ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। जो लिगेंड की संख्या होती है उस संख्या को समन्वय संख्या, इस समन्वय संख्या का दूसरा नाम होता है उपसहसंयोजन संख्या। समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या शॉर्ट में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर Cn कहते हैं। तो इसके समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। और वही आपको यहाँ याद करना है कि लिगेंड कितने, 6। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये टर्म्स जो हमने लिखे वो क्लियर होने चाहिए कि बड़े वाले कोष्ठक में जिसको लिखा उसको समन्वय मंडल, जो शेष बच गया वो आयनिक मंडल। अब समन्वय मंडल में जो सबसे पहले आता है वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होगा। उसके बाद वाला क्या होगा, लिगेंड होता है। और जो लिगेंडों की संख्या क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है जिसकी मैं बात कर लूँ आपको कि लिगेंड और जो केंद्रीय परमाणु है, ये धातु आयन जो भी हम बोलते हैं, तो संकुल लवण में क्या होता है कि लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य जो बंध पाया जाता है वो बंध होता है उपसहसंयोजक बंध। कौन सा बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध। तो यहाँ याद करना किसके मध्य, कि केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड, इनके मध्य जो बंध होता है उस बंध को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध। इसी कारण उपसहसंयोजक यौगिक, क्या लिखा है, इसी कारण संकुल लवण को उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो ये याद होना जाना चाहिए कि उपसहसंयोजक यौगिक का मतलब क्या होगा, संकुल लवण। तो संकुल लवण को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं, क्योंकि इसमें लिगेंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य
कौन सा बंध होता है? उपसहसंयोजक बंध। ये तो आप जानते हो कि इसमें बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु के द्वारा दान किए जाते हैं। तो ये संकुल लवण क्लियर हो जाएगी। इन संकुल लवण को क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक यौगिक। और बेटा सीधी सी बात बता दूं, उपसहसंयोजक यौगिक की पहचान है कि अगर एक बड़ा वाला कोष्ठक मिल जाए, एक बड़ा वाला कोष्ठक मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उपसहसंयोजक यौगिक। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जैसा मैंने बनाया वैसा का वैसा आपको बनाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। तो बेटा स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको अच्छी तरह से माइंड में कर लेना कि आयनिक मंडल क्या है, समन्वय मंडल क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु आयन क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, ये चीज़ें। इसके बाद देखो बेटा, अब आपने पढ़ लिया संकुल लवण और द्विक लवण। अब ये तो क्लियर हो गया कि संकुल लवण को ही आप क्या बोलते हो? उपसहसंयोजक यौगिक। तो यहाँ से आपकी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अच्छा आ जाता है अंतर, क्योंकि आप कंफर्म देख लेना कि जो बोर्ड एग्जाम में अपने सवाल आते हैं वहाँ अंतर वाला क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जितना हमने पढ़ा था केवल उसी के आधार पर हम बात कर लेते थोड़ा सा, कि क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ कि इधर तो मैंने लिख दिया क्या आपका द्विक लवण, और इधर की साइड हम लिख लेते हैं संकुल लवण, या जिसको आप बोल सकते हो उपसहसंयोजक यौगिक। तो अंतर की बात करें तो बेटा अंतर 2 या 4 अंतर बहुत है। बेटा पहला अंतर क्या था? पहला अंतर, द्विक लवण क्या होंगे? पूर्णतया जल में अपने पूर्णतया जल में अपने आयनों में टूट जाते हैं, और इनका वियोजन पूर्णतया अपने आयनों में नहीं होता। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि इनका जल में वियोजन अपने आयनों में पूर्णतया हो जाता है। क्या लिखा है? कि इनका द्विक लवण का जल में वियोजन अपने आयनों में पूर्णतया हो जाता है। और यहाँ क्या लिखोगे? कि इनका जल में वियोजन अपने आयनों में पूर्णतया नहीं होता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर मैंने आपको विशेष क्या बताया था कि इनका अस्तित्व केवल कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। इनका अस्तित्व केवल क्या होता है? ठोस अवस्था में। और यहाँ लिखना चाहो तो इनका अस्तित्व ठोस एवं जलीय विलयन दोनों अवस्थाओं में होता है। बड़ा तीसरा अंतर अगर विशेष आप समझ पाओ तो इसमें क्या है कि ये अपने आयनों में टूटता है, तो इसमें केवल आयनिक बंध पाया जाता है, या इसकी प्रकृति आयनिक होती है। तो ऐसा तो इसमें आयनिक बंध पाया जाता है। तो बेटा इसमें कौन सा बंध होगा? आप देखो यहाँ बता, आप बोलोगे उपसहसंयोजक। बेटा उपसहसंयोजक बंध तो होगा, साथ में देखो ये पूर्णतया अपने आयनों में नहीं टूटा, तो आयनों में टूटा तो है। तो इसका मतलब इसमें आयनिक और उपसहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो कि इसमें आयनिक तथा उपसहसंयोजक, इसमें आयनिक तथा उपसहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। और तीसरा इनका एग्जाम्पल लिख दो, जो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4.NH4 SO4.6H2 ये लिख दिया। और यहाँ पे लिखना था तो हमने लिखा था K4FeCN6। बड़ा जल्दी ना करें नामकरण के लिए, नामकरण हम आराम से डिटेल से अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही वो होता है कि इन उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो बड़ा जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बन गया कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो दिक् लवण और शंकु लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्क्रीनशॉट ले बेटा जल्दी से। इसके बाद अब आगे बात करें तो यहाँ तक तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। अब अपना चैप्टर में आते हैं। तो उपसहसर्जी यौगिक, उससे संबंधित जो टर्म्स होती थी वो मैं सब आपको समझा दिए, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है आपकी क्या, लिगेंड। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ यहाँ से कि अभी को आगे बात करें यहाँ पे कि लिगेंड वाला जो टॉपिक अपना स्टार्ट होता है वो सबसे अच्छा टॉपिक है कि क्वेश्चन अच्छे बनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा बेटा, लिगेंड। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, लिगेंड किसे कहते हैं। तो बड़ा सीधी बात है कि वे परमाणु या परमाणुओं का समूह है, वे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिनके पास क्या होता है, कमेंट से बता दीजिए जल्दी से। जब तो मैं परिभाषा लिखता हूँ कि लिगेंड, तो क्या लिखेंगे कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह है, वह परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलपी लोन पेयर। तो वह परमाणु या परमाणु का समूह जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ से आपके माइंड में एक बात क्लियर हो गई होगी कि परमाणु या परमाणु का समूह है जिसके पास क्या हो, लोन पेयर हो। जिसके पास क्या हो, लोन पेयर होगा, वो क्या कहलाएगा, लिगेंड। तो वह परमाणु या परमाणु का समूह जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड कहते हैं। अब बड़ा लिगेंड में भी प्रॉब्लम है, जैसे कोई परमाणु का समूह है लेकिन उनमें से दान तो एक ही परमाणु करेगा, तो लिगेंड का वह परमाणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करता है उसको बोलते हैं दाता परमाणु। क्या बोलते हैं, दाता परमाणु। तो यहां से हम लिख लेते हैं कि लिगेंड का वह परमाणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लिगेंड का वह परमाणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान, बड़ा एक मिनट के लिए, तो हम बात क्या कर रहे थे कि लिगेंड का वह परमाणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उसे दाता परमाणु, ये रखना, उसे क्या कहते हैं, दाता परमाणु कहते हैं। तो यहाँ से अपने को बातें क्या याद करनी है उसकी हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले शब्द हमने क्या लिखा था, लिगेंड। तो लिगेंड क्या होगा, परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो क्या देता है बेटा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा, उससे हम क्या कहेंगे, लिगेंड। और लिगेंड का वह परमाणु जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है उस परमाणु को हम क्या बोलते हैं बेटा, दाता परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, दाता परमाणु कहते हैं। और दाता परमाणु की संख्या के आधार पे, किसके आधार पे, दाता परमाणु की संख्या के आधार पे हमने लिगेंड के प्रकार किए हैं। उसमें पहला आता है एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक मतलब उसमें दाता परमाणु कितना हुआ, एक। फिर आता है द्विदंतुक, दाता परमाणु क्या होते हैं, दो। तो इस प्रकार से आगे भी है। लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है हेक्सादंतुक लिगेंड, हेक्सादंतुक लिगेंड, उसमें दाता परमाणु कितने होते हैं, 6 होते हैं। हेक्सादंतुक लिगेंड का अगर एग्जांपल याद है तो शॉर्ट में उसका नाम कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो हम बात करें दाता परमाणु के आधार पे, तो दाता परमाणु के आधार पे आपका जो पहला लिगेंड यहाँ पे आता है, पहला प्रकार आता है, उसको बोलते हैं हम एक दंतुक लिगेंड। सीधा लिख रहा हूँ, टाइम खराब ना हो, एक दंतुक लिगेंड। अब समझना बेटा यहाँ से क्या लिखा है, एक दंतुक लिगेंड, दाता परमाणु की संख्या के आधार पे। तो एक दंतुक लिगेंड का मतलब सीधी सी बात है कि इसमें दाता परमाणु कितने होंगे, एक होंगे। अब बड़ा एक दंतुक लिगेंड भी उदासीन भी होता है, ऋणायन भी होता है, धनायन भी होता है। धनायन वाले तो अपने एग्जाम्पल है नहीं है, लेकिन अपने
उदासीन वाले और ऋणायन वाले हैं। अब उदासीन लिगेंड के नाम थोड़े से अलग है। नॉर्मली जो आप सूत्र पढ़ते हो उनको हम लिगेंड के रूप में वो ना बोल के किसी और के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक दंतुक लिगेंड, और एक दंतु लिगेंड में भी मैं ये लिख रहा हूँ आपको उदासीन एक दंतुक लिगेंड। क्या लिखा बेटा? उदासीन एक दंतु लिगेंड। तो यहाँ से आपको एक को याद करना है। जैसे मैंने लिखा H2O, H2O का लिगेंड के रूप में नाम होता है एक्वा। क्या होगा? जल नहीं बोलेंगे, H2O को लिगेंड के रूप में क्या बोलेंगे हम? H2O। अब जल बोल जाना। NH3, NH3 को हम बोलेंगे एमीन, एमीन। CO कार्बन मोनोऑक्साइड आप बोलते हो, इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। क्या नाम दे दिया? कार्बोनिल। फिर एक इसमें सबसे अच्छा है PH3, इसको बोलते हैं फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या नाम दे दिया बेटा इसको? फॉस्फीन। तो PH3 को हमने बेटा इसको क्या नाम दिया है? फॉस्फीन। इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल बोले। एक ये है C5H5N, C5H5N, इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं PY से, और इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिडीन। इसके पश्चात क्या किया? इस 3 H को हटा के 3 फेनिल समूह जोड़ दिया तो फॉर्मूला हो जाता है C6H5 होल्ट्राइस P, या इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो PS3P। इसका नाम होता है C6H5 को बोलेंगे फेनिल, तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन। क्या लिखा है? ट्राइफेनिल फॉस्फीन। बेटा ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पहले बात तो इनके नाम अलग है। नॉर्मल जैसे H2O को आप जल बोलते हो तो हमें याद क्या करना है कि H2O को हम क्या कहेंगे? एक्वा कहेंगे। NH3 को हम क्या कहेंगे? अमोनिया नहीं, एमीन। CO को कार्बोनिल, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल। जो PH3 है, PH3 को मैंने क्या नाम दे दिया था? फॉस्फीन। C5H5N जो नॉर्मली आपको PY के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिडीन। फिर C6H5 होल्ट्राइस P या PS3P ट्राइफेनिल फॉस्फीन। पर ये पिरिडीन, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी मैराथन अपनी क्लास से स्टार्ट होगी, अगर आपको याद हो कि पिरिडीन का उपयोग हमने कौन सी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया था, कुछ याद आ जाए तो कमेंट्स में बता देना। तो बेटा ये कैसे लिगेंड है? ये सब के सब उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? उदासीन एक दंतुक लिगेंड है। अब क्या है, जब हम उपसहसंयोजक यौगिकों का नामकरण करेंगे तो वहाँ हमें केंद्रीय धातु का हमें क्या ज्ञात करना होगा? ऑक्सीकरण अंक। और जब ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? ऑक्सीकरण अंक। तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते समय हमें इन लिगेंडों पर जो आवेश है वो याद होना चाहिए। अब आपसे पूछे H2O पे आवेश कितना होता है, तो बेटा लिगेंड ही क्या है? उदासीन। और उदासीन लिगेंड होगा तो आवेश कितना होगा? 0 होता है। कितना होता है? 0। तो याद कर लेना कि ये सब के सब उदासीन लिगेंड है, और इन सब पे जो आवेश होगा वो कितना होगा? 0 होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड की हम बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट बेटा आपने ले लिया होगा। इसके बाद देखो बेटा, आप आगे बात करें इसके लिए। तो ये तो था उदासीन एक दंतुक लिगेंड। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड के लिए। किसकी बात कर लें? ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड। तो यहां आपको क्या याद करनी है, उनकी हम बातें कर लेंगे डिटेल से। कि यहां लिख रहा हूं मैं ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड। तो बड़ा सीधी बात है कि दाता परमाणु तो इन सब में एक ही होंगे। तो हमने लिखा है ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड। क्या लिखा है? ऋणात्मक एक दंतुक लिगेंड। अगर इसके एग्जाम्पल बात करें तो ऋणात्मक का मतलब इन पे क्या होगा? ऋणावेश होगा। अब कितना होगा वो अपने को याद करना होता है। 4 तो आप पढ़ते हो, जैसे नॉर्मली आप लिखते हो एक्स माइनस को बेटा आप क्या बोलते हो? हेलो। जैसे इसके आता है
ClBrI। नॉर्मली तो आप बोलते हो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लेकिन लिगेंड के रूप में जब बोलेंगे तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। एक चीज़ बता दो बेटा, जितने भी ऋणात्मक लिगेंड होंगे उन सब के नाम के अंत में क्या आएगा? ओ जरूर मिलेगा। ऋणात्मक लिगेंड के नाम के अंत में सदैव क्या आएगा? ओ शब्द का जरूर प्रयोग होगा। तो ऐप से क्या हो गया बेटा इसका? फ्लू ओरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो बेटा सबके लास्ट में ओ आ रहा है, ओ की मात्रा है बेटा सबके लास्ट में। इसके बाद बेटा हम आगे और बात करें, जैसे मैंने लिखा OH माइनस, OH माइनस, माइनस एक है इस पे, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो बोलते बेटा, हाइड्रोक्सो। क्या बोलते हैं इसको हमें? हाइड्रोक्सो। तो OH माइनस की बात कर ली तो OH माइनस को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? इसको हाइड्रोक्सो। इसके बाद देखो बेटा आपने पढ़ा होगा CN माइनस। अब यहाँ बंद कौन बना गया? CN, तो इसको बोलते हो साइनाइड, लेकिन लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या होगा? साइनो। एक होगा NC माइनस, बंद कौन बनेगा? N, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनो। क्या बोलते बेटा? आइसोसाइनो। एक और आपने ये पढ़ा होगा NO2 माइनस, N बन बनाता है इसमें, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। और इसी को अगर ऐसे लिख दो ON या ONO माइनस, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। इसके बाद आपने ये पढ़ा होगा SO4 माइनस, तो इसको बोलेंगे सल्फेट से सल्फेटो। सबके लास्ट में ओ तो आना ही है, सल्फेटो। SO3 माइनस, इसका मैंने लिख दिया सल्फाइटो। S2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइडो, सल्फाइडो। इसके अलावा जो बड़े एक आता है, अगर H माइनस में हो, नॉर्मली H प्लस का होता है, लेकिन अगर H माइनस में हो तो इसको बोलते हैं हाइड्रिडो। क्या बोलते हैं? हाइड्रिडो। एक होता है NH2, बड़ा NH2 अगर बंद होता तब तो एमीन होता है। NH2 यहाँ लिगेंड के रूप में तो माइनस का निशान हो गया, माइनस है यहाँ, इसको बोलते हैं एमिडो। क्या बोलते हैं बेटा? एमिडो। अगर CO3 माइनस है तो इसको बोलते हैं कार्बोनेटो। क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। और आगे बात करें तो CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसीटेटो। तो ये कुछ ऋणात्मक एक दंतु लिगेंड थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने लिख दिए हैं। बेटा बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड का क्या नाम है, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट उन पे आवेश क्या है, उन पे आवेश कितना है, वो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा इस मामले में हम बात अब नहीं करने वाले, क्योंकि इसके आगे वाले लिगेंड है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें। बेटा इसके बाद अब हम अगर आगे बात करें तो यहाँ से आपको समझना है, ये तो हो गए ऋणात्मक एक दंतु लिगेंड, उदासीन एक दंतु लिगेंड हमने पढ़ लिया था। अब देखो आगे, इसके बाद जो आपके अब यहाँ पर मैं जो लिगेंड लिख रहा हूँ वो बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल एग्जाम में छप जाएगा आपका। ऐसे मान लो कि यहाँ से कंफर्म जो लिगेंड अब हम पढ़ेंगे वो आपको एक ना एक एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि द्विदंतुक लिगेंड। क्या लिखा बेटा? द्विदंतुक लिगेंड। तो बेटा द्विदंतुक लिगेंड के आपके 3 एग्जाम्पल बुक में दे रखे हैं। तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल रट लेना, घोट के पी लेना कि माइंड में एकदम सेव हो जाए। तो द्विदंतुक लिगेंड, तो इसमें पहला जो एग्जाम, तीनों के अगर आप नाम जानते हो, पढ़े होंगे आपने, तो मैराथन क्लास एक प्रकार की रिवीजन क्लास ही अपनी, अगर पढ़े हैं तो फटाफट शॉर्ट में तीनों का प्रतीक है, सिंबल है, शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं वो आप बता सकते हो। तो अब देखो हम बात करें द्विदंतु लिगेंड। पहला इसका एग्जाम्पल होता है एथिलीन डाइएमीन। क्या लिखा बेटा? एथिलीन
डायमीन। बेटा एक मेरे पास मैसेज काफ़ी आते हैं कि सर ये जो आगे वाले लिगेंड है इनके सूत्र याद नहीं होते, फॉर्मूले याद नहीं होते। मतलब बेटा याद करने की जरूरत क्या है, समझो ढंग से। तो अब जो समझना है यहाँ से कि एथिलीन डाईएमीन, तो क्या लिखा हमने, एथिलीन डाईएमीन। अब मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है। पहली बात कैसा लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड है। इसको शॉर्ट में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, EN से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, EN से। अब बात ये बनेगी बेटा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो कि आप सब जानते हो हमें एथिलीन डाईएमीन लिखना है। तो आप सबने ये पढ़ा कि CH4 को हम क्या बोलते हैं, मेथेन। CH4 को क्या बोलते हैं बेटा, मेथेन बोलते हैं। CH3 को क्या बोलते हो आप, मैथिल बोलते हो। CH3 वैलेंसी को क्या बोलते हो, मैथिल बोलते हैं। और CH2 के दोनों तरफ वैलेंसी हो तो उसको हम मैथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथिलीन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CH4 को मेथेन, CH3 को मैथिल और CH2 के दोनों तरफ वैलेंसी है तो क्या बोलते हैं इसको, मैथिलीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। अब समझना यहाँ क्या लिखा हमने, एथिलीन। क्या लिखा है, एथिलीन। और यहाँ क्या है, मैथिलीन। तो बेटा मैथिलीन का मतलब एक, तो एथिलीन का मतलब दो। तो जब दो बार CH2 लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, एथिलीन। तो एथिलीन के लिए याद करने की जरूरत नहीं हुई। क्या लिखा, CH2, ये लिख दो CH2 और दोनों तरफ क्या लगा दिया बेटा, वैलेंसी। तो ये क्या बन गया आपका, एथिलीन। अब हमें क्या जोड़ना है, डाई का मतलब दो, और एमीन सबने पढ़ा था चैप्टर नंबर 13, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक आपने पढ़े थे। वहां इस एमीन का फॉर्मूला क्या था, वैलेंसी NH2। इसको आप क्या बोलते हो, एमीन। अब कितने एमीन चाहिए बेटा, दो चाहिए, एक इधर जोड़ दो और एक इधर जोड़ दो, तो NH2। तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम आई होगी। तो एथिलीन डाईमीन क्या लिख दिया, EN, CH2 एक NH2 इधर और एक NH2 इधर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, एथिलीन डाईएमीन, जो क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, EN से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ, इनकी तो हमें कोई आवश्यकता है नहीं। अब देखो, तो एक तो याद हो गया एथिलीन डाईमीन, तो बिल्कुल उम्मीद है कि याद हो गया। अब दूसरा समझो, दूसरा कैसे याद करेंगे। तो नंबर दो पे आता है आपका ऑक्सेलेटो। देखो बेटा ओ आ गया लास्ट में, ओ आने का मतलब ऋणात्मक हो गया। अब ऑक्सेलेटो याद करेंगे तो ऑक्सेलेटो कैसे याद करें, आपने चैप्टर नंबर 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकेंड, उसमें 3 क्रियात्मक समूह पढ़े थे। पहला एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन और तीसरा ऑक्जेलिक अम्ल, या ऑक्सेलिक अम्ल बोलते तो मैं लिख देता हूँ ऑक्सेलिक अम्ल। और आप सबने ऑक्सेलिक अम्ल का फॉर्मूला अगर याद हो, ऑक्सेलिक अम्ल आ रहा है, अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला तो हमने सीखा था C डबल बॉन्ड OH। इसको आप क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। बेटा इन दो को आपस में जोड़ दो, मतलब C डबल बॉन्ड OH। इस संरचना को आप क्या बोलते हो, ऑक्सेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, जो आप कहना चाहो कह सकते हो। तो इसको आपने क्या नाम दिया, ऑक्सेलिक अम्ल। अब ये है ऑक्सेलेटो। तो बेटा करना क्या है, ये तो याद हो गया। ऑक्सेलिक अम्ल का मतलब कितने कार्बोक्सिलिक अम्ल, 2। अब यहाँ क्या किया, एक H मैंने यहाँ से हटा दिया और एक H यहाँ से हटा दिया, तो ये माइनस का निशान आ गया, यहाँ पर भी माइनस का निशान। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऑक्सेलेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्सेलेटो। ऐसा तो ऑक्सेलिक अम्ल से दोनों H हटा दो तो क्या स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। अब बेटा ये ऐसा हो गया। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें, किस में लिखना चाहिए, शॉर्ट में, तो कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 माइनस कितने हो गए, 2, तो ये हो गया। तो ऑक्सीलेटो को क्या होता है, आप C2O4 2 माइनस लिख सकते हो। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देख लेना आप, OX। क्या लिखा बेटा, OX माइनस के 2। जैसे एथिलीन डाईमीन को रिप्रेजेंट किससे किया, EN से, तो ऑक्सेलेटो को रिप्रेजेंट किससे कर दिया, OX2 माइनस से।
इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब 2 हो गए। तीसरे की अगर हम बात करें, नंबर 3 की बात कर लेते बेटा। नंबर 3 एग्जाम्पल आपका दिया है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो को रिप्रेजेंट किया जाता है GLY माइनस। देखो ओ आ रहा है तो ऋणात्मक लिगेंड हो गया, लिखने का तरीका होता है GLY। ग्लाइसिनेटो को याद करना है तो इसका एग्जाम्पल आपको ये समझना है, आपने पढ़ा है प्रोटीन। प्रोटीन की एकलक इकाई का नाम क्या होता है? अमीनो अम्ल। और सबसे सरल जो अमीनो अम्ल होता है, सबसे सिंपल, उसका नाम होता है ग्लाइसिन। क्या होता है? ग्लाइसिन। ये तो पढ़ा होगा आपने। और ग्लाइसिन की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2N CH2C डबल बॉन्ड OOH। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लाइसिन कहा जाता है। अब यहाँ से आपने जैसे ही एक H हटा दिया, यहाँ से जैसे ही आपने एक H हटाया तो यह किसका निशान आ गया बेटा? माइनस का। किसका निशान आ गया? माइनस का। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेटो। तो क्या लिखेंगे? H2N CH2C डबल O माइनस। तो ये हो गए ग्लाइसिनेटो। तो ये तीनों के तीनों क्या है? द्विदंतुक लिगेंड है। तीनों के तीनों क्या है? ये द्विदंतुक लिगेंड है। यहाँ पर आपको जो बातें याद करनी है वो ये रट लेना। फॉर्मूले कैसे याद करने थे वो तो मैंने समझा दिए। पहली बात, एथिलीन डाइएमीन कैसा लिगेंड है बेटा? कोई आवेश नहीं है। तो ये तो उदासीन हो गया, क्योंकि जब हम ऑक्सीकरण अंक याद करेंगे तब हमें ये इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और ऑक्सीलेटो होता है उस पर माइनस के 2 होते हैं। ग्लाइसिनेटो उस पर क्या होता है? माइनस का 1 होता है। माइनस का 1। तो बिल्कुल माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या बोलते हैं? एथिलीन डाइएमीन उदासीन, ऑक्सीलेटो -2 और ग्लाइसिनेटो माइनस का 1 होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद एक बड़ा वाला हेक्सातंतु लिगेंड जो आपने कमेंट्स में भी बताया होगा, उसकी हम बात करते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें। तो अब आगे बात करें कि ये हो गए। इसके बाद जो अपना लिगेंड आता है, ये तो द्विदंतुक थे। इसके बाद त्रिचतुर्थ पंचक अपने हैज किताब में दे रखे, लेकिन उनमें अगर सबसे इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपका जो लिगेंड आता है वो आएगा षट दंतुक, या इंग्लिश में बोले तो इसको हेक्सा दंतुक लिगेंड। क्या नाम दिया? षट दंतुक लिगेंड, या चाहो तो आप इसको क्या बोल सकते हो? हेक्सा दंतुक लिगेंड। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है षट दंतुक या हेक्सा दंतुक लिगेंड। पहले इसको जो जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमें याद करना वो सीखते हैं। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है EDTA4 माइनस। क्या लिखा हमने? EDTA4 माइनस। तो इसका जो नाम होता है, पूरा नाम लिख देता हूँ, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, इसकी संरचना पढ़नी है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है आपका? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। और बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें इसकी संरचना, इसकी स्ट्रक्चर याद नहीं होती है। तो अभी सीखते हैं EDTA4 माइनस। तो EDTA4 माइनस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। देखो एथिलीन का पहला अक्षर E, डाई से D, टेट्रा से T और एसीटेटो से A। तो EDTA4 माइनस का पूरा नाम क्या हो गया? एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। अब बेटा इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो ये तो हम बोल जाते हैं कैसे बनानी है। अब देखो यहाँ देखो कैसे सीखनी है। आपने मैंने अभी पढ़ाया था आपको, याद हो तो एथिलीन डाइएमीन पढ़ा था हमने अभी, याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले द्विदंतु लिगेंड में लिखा था एथिलीन डाइएमीन। तो इसकी स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाई थी अगर आपको याद हो तो? एथिलीन का मतलब कितने CH2 थे? 2। तो CH2 कितने हो गए? 2।
एमीन कितने जुड़े हुए थे? 2। तो बेटा एमीन का मतलब क्या होता है? NH2। तो नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन? 2। तो अगर इस एमीन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? नहीं है। और होगी तो बेटा सॉल्यूशन नहीं है अपने पास। तो N, दूसरा एमीन मैंने यहाँ जोड़ दिया। ये फॉर्मूला तो बेटा किसका हो गया आपका? इस फॉर्मूले की बात करें, ये फॉर्मूला तो हो गया आपका एथिलीन डाईएमीन का। लेकिन हमें क्या बनाना है? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। अब बेटा अगर शब्द को आप गौर से पकड़ोगे तो हमें टेट्रा एसीटेटो, 4 एसीटेट आयन जोड़ने। देखो एसीटेटो अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है? एसीटेटो। क्या फॉर्मूला था इसका? CH3CO-। इस आयन को हम क्या बोलते हैं? एसीटेटो। कितने जोड़ने? 4। लेकिन बेटा जोड़े कहाँ? इन सब की वैलेंसी पूरी है। और इधर से ये तो जुड़ेगा नहीं, इधर से इसकी भी वैलेंसी पूरी है। तो आपको एक माइंड में याद करना है कि मुझे कितने जोड़ने? 4। तो एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटा दिया, दूसरा यहाँ से हटा दिया, तीसरा यहाँ हटा दिया और 4 यहाँ। अब यहाँ जोड़ दूंगा, लेकिन जोड़ेगा कैसे? अब सुनो, इधर से इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। तो जैसे एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से हटाया, एक हाइड्रोजन आप यहाँ से हटा दो, CH3 है, इसको हटा के मैंने क्या कर दिया बेटा? यहाँ पे CH2। क्या कर दिया? CH2। जैसे CH2 किया तो यहाँ से इसकी एक वैलेंसी क्या हो गई? फ्री हो गई। एक वैलेंसी फ्री। अब इसको जोड़ दो तो क्या किया आपने? CH2COO-, 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 CH2COO-। ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी बन गई? षडदंतुक या हेक्सादंतुक लिगेंड। बाकी की फालतू चीज़ों को हम मिटा देते हैं। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि इतना बताने के बाद अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है, वो सो रहा है, तो इसको थोड़ा सा पीछे करके देख लें। तो ये था आपका षडदंतुक या हेक्सादंतुक लिगेंड। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है इसको? EDTA4-। पूरा नाम क्या हुआ? एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेटो। और लिखने का तरीका मैंने समझा दिया कि कैसे हमें इस फॉर्मूले को यहाँ पे बना के लिखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इस टॉपिक को आगे बढ़ाते। तो ये जो लिगेंड थे, जिन जिन के नाम फॉर्मूले हमें याद करने थे, वो सब बातें मैंने आपको यहाँ बता दी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बात करें। तो बेटा अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि द्विदंतुक लिगेंड कौन कौन से लिगेंड की हमने बातें की है। अब ये तो था लिगेंड का। अब इसके बाद हमें कुछ चीज़ें यहाँ से और समझनी होती है जो लिगेंड से ही रिलेटेड है, छोटे छोटे टॉपिक है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका एक टॉपिक आता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उभयदंतुक लिगेंड। क्या लिखा है? उभयदंतुक लिगेंड। बड़े सिंपल से लैंग्वेज में समझना चाहें कि वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, लेकिन एक बार में एक ही परमाणु उपसहसंयोजक बंध बनाता है। उभयदंतुक लिगेंड की बात करें तो वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, लेकिन एक बार में केवल एक ही उपसहसंयोजक बंध बनाता है, ऐसा लिगेंड कहलाएगा आपका उभयदंतुक लिगेंड। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वह लिगेंड, क्या लिख रहे हैं? वह लिगेंड जिसमें 2 या 2 से, वे लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। वह लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही परमाणु उपसहसंयोजक
बंद बनाता है उससे उभयदंतुक लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? उभयदंतुक लिगेंड। तो क्या लिखा कि वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होगी या 2 से अधिक। नॉर्मली हम जो शब्द बोल देते हैं वहाँ लिख सकते हैं चाहे तो बहुदंतुक लिगेंड, एक ही बात है, बहुदंतुक लिगेंड होता है, लेकिन एक बार में या एक समय में केवल एक ही परमाणु क्या करता है? उपसहसंयोजक बंध बनाता है। ऐसा लिगेंड क्या कहलाता है? उभयदंतुक लिगेंड। जैसे एग्जांपल में समझाऊं कि ये माना केंद्रीय परमाणु धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे अगर मैंने एक तो जोड़ दिया CN और एक इसी का एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे MNC। देखो अगर इस समूह की बात कर लो या इसकी बात कर लो तो यहाँ दाता परमाणु C भी है और N भी है, लेकिन अगर C बंध बनाए तब तो इसको हम बोलेंगे साइनो और N बंध बनाए तो आइसोसाइनो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों के पास दाता परमाणु है, लेकिन एक बार में या तो C बंध बनाएगा या N बंध बनाएगा। तो जब C बंध बनाता है तब तो इसको आप क्या बोलते हो बेटा? साइनो, और N बंध बनाता है तो इसको आप बोलते हो आइसोसाइनो। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? उभयदंतुक के लिगेंड के। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम, MnO2 MnO। अभी बात साफ है, NO2 ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर NO के साथ कितने ऑक्सीजन? 2 है, ये भी 2 हो गया। अब यहाँ पर पकड़ना क्या था कि अगर N बंध बनाता है, N बंध बनाता है तब तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते बेटा? जब N बंध बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नाइट्रो कहेंगे दोस्तों। और अगर ONO बने तो इसको नाइट्राइट्रो। क्या बोलेंगे? नाइट्राइट्रो। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके 2 ग्रुप में मैंने दिखा दिए। इसके अलावा साइनेट, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेट और थायो आइसोसाइनेटो, ये भी किसके एग्जाम्पल होते हैं? उभयदंतुक लिगेंड के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। उसके बाद अच्छा टॉपिक आता है किलेट लिगेंड। किसकी बात करें? किलेट लिगेंड की। तो ये हमने किसकी बात की? उभयदंतुक लिगेंड की। तो ये तो था बेटा उभयदंतुक लिगेंड, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं किलेट लिगेंड, और किलेट वलय क्या होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। कि अगर समझना चाहें तो यहाँ पर मैंने लिख दिया किलेट लिगेंड। बेटा किलेट का मतलब वलय से आता है, एक राउंडिंग बन जाती है। तो वह लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध बना के एक वलय का निर्माण करते हैं, उस वलय को तो बोलते हैं किलेट वलय, और ऐसे लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। लिख रहा हूं, वह लिगेंड जिसमें क्या लिखा है? वह लिगेंड जिसमें 2 या 2 से अधिक, चाहो तो बहु भी लिख सकते हो, 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु, 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर वलय का निर्माण करते हैं। इस वलय को किलेट वलय तथा ऐसे लिगेंड को
किलेट लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। फिर से रिपीट कर दूं, इसमें क्या होगा, इसमें भी दाता परमाणु की संख्या 2 या 2 से अधिक होगी और सब के सब बंद बनाएंगे, सबके सब उपसहसंयोजक बंद बनाएंगे। तो बंद बनेंगे तो वलय का निर्माण होगा। उस वलय के लिए, उस वलय को तो हमने क्या नाम दे दिया, किलेट वलय, और ऐसे लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं जो थोड़ा कंफर्टेबल आ जाए। जैसे मैंने ये लिख दिया CuEN 2 और 2+। अब देखो कॉपर, और यहाँ पर लिखा है EN, बड़ा अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, माइंड को एकदम रिफ्रेश रखो। EN कौन सा लिगेंड, एथिलीन डाइएमीन द्विधातुक लिगेंड। तो ये जुड़ेगा कैसे, देखो समझो यहाँ पे कि यहाँ मैंने लिख दिया Cu। अब इससे एथिलीन डाइएमीन जोड़ना, तो एथिलीन डाइएमीन को हम लिखेंगे कैसे वो समझो। यहाँ मैंने लिख दिया CH2 NH2 CH2 NH2। एक लिगेंड तो इधर लिख दिया, कितने बड़े संख्या में, 2, तो दूसरा लिख दो NH2 CH2 NH2 CH2 हो गया। अब बेटा आपको पता है कि इस एथिलीन डाइमीन में दाता परमाणु N है, तो दाता परमाणु क्या करेगा, अपना लोन पेयर किसको देगा, उपसहसंयोजक को। तो इनके मध्य बंध बनेगा नहीं बनेगा, बंध बन गया। तो अब देखो ये पूरी एक वलय बनी नहीं बनी, तो बेटा ये जो वलय बनी है, या कर दूं, इस वलय को तो हम बोलते हैं किलेट वलय। और यहाँ पर जो आपका लिगेंड था एथिलीन डाइएमीन को, इसको चाहो तो आप क्या बोल सकते हो, किलेट लिगेंड। तो यहाँ से बात क्लियर होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट और बता दो आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद करनी है, जिन उपसहसंयोजक यौगिकों में किलेट लिगेंड उपस्थित होता है उनका स्थायित्व अन्य यौगिकों की तुलना में ज़्यादा होता है। जिन उपसहसंयोजक यौगिकों में किलेट लिगेंड उपस्थित होता है उनका स्थायित्व अन्य यौगिकों की तुलना में, अन्य उपसहसंयोजक यौगिकों की तुलना में ज़्यादा होता है। ये लास्ट में हम पढ़ेंगे, किलेट के स्थायित्व संबंधी भी अपना एक टॉपिक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और नॉर्मली ये मानो कि द्विधातुक या बहुधातुक लिगेंड होते हैं, वो सब के सब किलेट लिगेंड के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। इसके बाद बेटा देखो आगे बात करते हो, ये तो गए किलेट लिगेंड। अब हमने जब शुरुआत की थी तो हमने पढ़ा था समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या, और एक इसमें आपका जो टॉपिक आएगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण अंक। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अंक। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, समन्वय संख्या, या इसको हम लिखना चाहें तो क्या होता है, उपसहसंयोजन संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में क्या लिख दिया मैंने इसको, CN, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ से आप एक बात समझने की कोशिश करना, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंड के मध्य बने कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, के मध्य बने कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ लिगेंड कितने उससे लेन देन नहीं है, यहाँ हमें महत्व है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंड के मध्य कितने उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण हुआ है। तो शॉर्ट में कह सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंडों के मध्य बने कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, बने कुल उपसहसंयोजक बंधों की संख्या आपकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या
कहलाती है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल लिखने के बाद हम उनके बारे में सब में डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो, जैसे एक तो मैंने नॉर्मल एग्जाम्पल हम लिखते हैं K4 FeCN6 हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं CONH3 6Cl3। एक एग्जाम्पल मैं ये लेता हूँ CuNH3 कोष्टक बंद, यहाँ संख्या में 4 और यहाँ 2+। एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया AgNH3 2+। एक को लिख रहा हूँ यहाँ पे कोबाल्ट En3 3+। एक मैंने लिख दिया FeOX3। चलो इसमें कोबाल्ट ले रहा हूँ CO और 3-। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ बताना क्या वो समझो। अगर आपको आते हैं तो कंपाउंड में लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। थोड़े आप भी एक्टिव होगे, इनके समन्वय संख्या आप इसमें बता सकते हो। अब यहाँ से आप समझने की कोशिश करें कि इनकी हम समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। तो बात करें तो यहाँ आपको समझना क्या है। देखो अब हमने क्या कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक ही बात है ये तो, और लिगेंड के मध्य क्या उपसहसंयोजक बंधों की संख्या, उपसहसंयोजन बंधों की संख्या, अर्थात जितने बंध बनेंगे उनकी संख्या उतनी होगी। अब देखो यहाँ पर कितने लिगेंड है, CN का मतलब साइनो कितने लिगेंड है बेटा 6। तो सीधी बात है कि एक साइनाइड एक बंध बनाता है तो 6 कितने बनाएगा, 6 बनेंगे। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो समन्वय संख्या की बात करें तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अब देखो यहाँ पे और कोई लेन देन नहीं है कि कोबाल्ट है, अमोनिया कितने 6, एक दंतु लिगेंड है तो एक लिगेंड जब एक बंध बनाएगा तो 6 कितने बनेंगे 6। तो इसकी समन्वय की संख्या कितनी होगी 4। यहाँ बात करें तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। अगर यहाँ पे बात करें तो इसकी समन्वय संख्या 2 हो जाएगी। इसकी बात करें तो इसकी समन्वय संख्या 3। बेटा 3 नहीं होगी, ये तो बात है, यहाँ पर भी 3 नहीं होगी। अब बात देखो यही घूम के आए थे, इसी का मतलब है क्योंकि एग्जाम में शायद ये कुछ पूछा गया था ऐसा कि इसके देखो EN है, EN की संख्या कितनी है 3। अब माइंड ये पकड़ो कि जो EN होता है वो द्विदंतुक लिगेंड होता है। अब द्विदंतुक लिगेंड का मतलब क्या हुआ कि एक लिगेंड कितने बंध बनाएगा, 2 बनाएगा। सीधी बात है एक लिगेंड जब 2 बंध बनाएगा तो 3 कितने बनाएगा 6। तो याद रखना अगर द्विदंतुक लिगेंड आता है तो समन्वय संख्या कितनी होगी, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी 6। OX का मतलब होता है ऑक्सलेटो। OX का मतलब क्या होता है ऑक्सलेटो। तो समझ लेना कि यहाँ पर जो हमने लिखा है CO, क्या लिखा है CO, तो 3 OX 3 है, अर्थात द्विदंतुक लिगेंड जब 3 है तो समन्वय संख्या कितनी हो गई 6 द्विदंतुक लिगेंड। तो इस प्रकार से समन्वय संख्या लिखते हैं। बेटा नॉर्मली तो क्या होता है जब एक दंतुक लिगेंड होगा क्या होगा, एक दंतुक लिगेंड जितना होता है उसकी समन्वय संख्या उतनी हो जाती है। लेकिन जहाँ पर द्विदंतुक लिगेंड आ जाए तो समन्वय संख्या उसको डबल कर देना। ये अपने एग्जाम्पल इस तरह और अपने एग्जाम्पल नहीं है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद बेटा बिल्कुल समझ जाओगे समन्वय संख्या। पहली बात तो कि समन्वय संख्या और उपसंयोजन संख्या एक होती है, दोनों सेम है, एक ही है लिखने का तरीका, और लिगेंड से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बेटा ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीकरण अंक की। तो देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको टॉपिक आता है उसकी हम बात कर लेते हैं, क्या ऑक्सीकरण अंक। इंग्लिश में बोल बेटा ऑक्सीकरण अंक बोल दिया या ऑक्सीकरण संख्या, मतलब एक ही है, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या। अब याद क्या रखना है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर, तो शॉर्ट में क्या लिख दिया मैंने ON। अब पहले ये समझ लो होता क्या है।
कि केंद्रीय धातु परमाणु से जितने भी अन्य जो समूह लिगेंड आयन जो जुड़े उन सबको हटा दो। उन सबको हटाने के बाद उस केंद्रीय धातु परमाणु पे जो आवेश शेष बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या। तो ये तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, ये जरूर आता है कि उपसहसंयोजक यौगिक दिया गया होता है और वहाँ पर आपको उसका क्या ज्ञात करना, ऑक्सीकरण अंक। तो एक चीज़ बेटा मैं यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वहाँ से आप समझने की कोशिश करना। जो एग्जाम्पल जैसे मैंने एक लिख दिया K4Fe(CN6), एक तो ये लिख दिया। एक अपना एग्जाम्पल जो हम लेते हैं CONH3(6Cl3). पहली बात, इस चैप्टर के अंदर जब भी हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं तो कौन से कंपाउंड का ज्ञात करेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु। किसका, केंद्रीय धातु का। तो ये तो पता है कि इसमें केंद्रीय धातु आपकी क्या होती है, Fe है, और इसके अंदर जो केंद्रीय धातु है वो क्या आपका, कोबाल्ट, CO, कोबाल्ट। एक चीज़ बता दो बेटा, कहीं कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इस चैप्टर में C और OB आएगा और C और OB आएगा, दोनों आएंगे, C बड़ा और O बड़ा। तो नॉर्मली होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन हम यहाँ पर लिगेंड के रूप में उसको बोलेंगे कार्बोनिल। कन्फ्यूजन गलती नहीं होनी चाहिए, क्या बोलेंगे, कार्बोनिल। लेकिन जब C बड़ा और O छोटा हो, C बड़ा और O छोटा हो तो उसको बोलते हैं कोबाल्ट। परमाणु क्रमांक कितना, 27 होता है। कितना होता है, परमाणु क्रमांक 27 होता है। तो C बड़ा और O बड़ा, तब तो नाम क्या हो गया, कार्बोनिल। और C बड़ा और O छोटा, तब क्या होता है, कोबाल्ट। तो ये गलती ना करें, कहीं पर गलती हो सकती है। अब देखो बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी कि तो क्या हुआ कि किसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, केंद्रीय धातु का। और नहीं भी कहा हो तो याद सीधी सी बात है कि सदैव जो ऑक्सीकरण अंक हम ज्ञात करते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु का ज्ञात करना हमें। अब सीधी बात, ये तरीका हमने 11th में सीखा हुआ था, फिर भी हम बात कर लेते हैं। जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना होता है उसको X मानते हैं। क्या मानते हैं, X मानते हैं। तो बात करें यहाँ पे कि समझो पोटेशियम, बेटा ये समझा रहा हूँ, पोटेशियम कितने, 4, तो 4 लिख दिया। पोटेशियम कितने बेटा, 4, तो कितना लिखा मैंने, 4। अब पोटेशियम पर आवेश कितना होता है तो सब जानते हो, वर्ग 1। वर्ग 1 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। तो पोटेशियम पे चार्ज कितना हुआ, 1। पोटेशियम के बाद नेक्स्ट तत्व आ गया। जब भी अगला वाला तत्व आए तो किसका निशान लगाओगे, प्लस का। जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना उसको क्या माना, X। साइनाइड कितने बेटा, 6, तो 6 तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिए। अब देखो Cn, क्या लिखा है, Cn। साइनाइड पे हमने पढ़ा था ऋणात्मक एक दंतु लिगेंड है, अर्थात इस पे ऋणावेश कितना होता है, -1। अब देखो इस पूरे संकुल पर कोई आवेश है क्या, नहीं है, तो बराबर में कितना लिख दिया, 0। अगर उसके ऊपर कोई प्लस माइनस कुछ भी होता तो वो हम यहाँ लिख देते। अब देखो +1 को 4 से गुना करेंगे तो +4 X, -1 को गुना किया तो -6 बराबर 0। तो +4 -6 तो कितने हो गए, -2, और उधर जाएगा तो प्लस का, तो X बराबर +2 आ गया। X बराबर कितना आ गया यहाँ पे, +2। अब हम इसके ऑक्सीकरण अंक की बात कर लें तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण ज्ञात करना सीधी बात है। तो जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना उसको क्या माना, X। अमोनिया कितना होता है, 6। जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि अमोनिया का ऑक्सीकरण अंक -1 होगा या +1 होगा, -1 होगा या प्लस। बेटा अभी पढ़ाता उदासीन होता है, ना प्लस का ना माइनस का, मतलब 0 होगा। भूलो मत बेटा, ऐसे बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। तो X +6 और अमोनिया, तभी तो मैंने कहा था कि जो लिगेंड हम पढ़ रहे हैं उन पे हमें आवेश याद होना चाहिए। तो अमोनिया पे आवेश कितना होता है, 0। अब लिखा आगे क्या है, Cl कितने, 3, 1 Cl। अब Cl पे आवेश कितना होता है, -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो -1 लिख दिया। अब पूरे पे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 0। तो X, ये 0 गया,
जीरो को 6 से गुना किया कितना हुआ 0। अब -1 को गुना करेंगे तो -3 बराबर 0, तो x बराबर +3। तो इसके अंदर Fe का ऑक्सीजन अंक कितना गया +2 आ गया। यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीजन अंक कितना गया +3 आ गया। एक एग्जाम्पल मैं वो लिख लेता हूँ जल्दी से, जैसे ये लिख दिया CuNH3 4 कोष्टक बंद, ऊपर लगा दिया +2। क्या लगा दिया +2। अब मुझे यहाँ पर किसका ऑक्सीजन अंक ज्ञात करना है बेटा, कॉपर का। तो जिसका ऑक्सीजन अंक ज्ञात करना उसको क्या मान लिया x, अमोनिया कितने 4, अमोनिया पे आवेश कितना है 0, अमोनिया पे आवेश कितना है 0। अब देखो इस पूरे के ऊपर कितना आवेश है +2। तो जितना आवेश ऊपर आता है वो बराबर में बराबर का निशान लगा के कर दो +2। अब देखो ये क्या हो गया, 0 को 4 से गुना करेंगे 0 आएगा, तो x बराबर कितना गया +4। तो यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीजन अंक है वो कितना आ गया +4। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीजन अंक है वो कितना आ गया +के। तो बेटा कितना है बेटा +4 नहीं आएगा यहाँ पे। कहीं आप नकल मारने में लगे हो कि सर ने लिखा हुआ उतार दे हम तो थोड़ा सा अपना IQ यूज करो। तो कितना होगा, ये तो 0 हो गया तो प्लस के कितने आएंगे यहाँ पे 2 आएंगे। तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। तो ये तो बेटा था ऑक्सीकरण अंक। काफ़ी एग्जाम्पल है, अभी हमें काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि अभी हम इन यौगिकों का नामकरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इसके आगे बात करते हैं। और कौन से सवाल है जहाँ से हमें उम्मीद लगती है कि उनका ऑक्सीकरण अंक या उनका IPC नामकरण आपसे पूछा जा सकता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या महत्वपूर्ण जो सवाल है उनकी बात कर लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, बाकी सवालों की प्रैक्टिस आप करते रहना। और किसी कंपाउंड के नामकरण अगर उसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने में प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज कर देना। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का कि उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण, कि इनका IUPAC नामकरण कैसे करना है। तो बड़ा सीधी सी बात है कि जब भी हम किसी कंपाउंड का, ये कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है नहीं कि सिंपल से, तो इनके IUPAC नामकरण करने के कुछ नियम है। आप पहले कह रहे हो नियम केवल समझना है, नियम हमें केवल समझना है। एग्जाम में नियम नहीं पूछे जाते, हमें तो सीधा उनका जो पूछा जाता है उसका IUPAC नामकरण है, लेकिन बिना नियम के हम नामकरण नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग की अगर हम बात करें, इसके बाद बेटा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। टॉपिक का नाम है उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं कि उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। क्या लिखा है, उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब बेटा नामकरण के कुछ नियम है, तो नियम तो मैं एकदम शॉर्ट में ले रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक माइंड बात क्या करनी है कि उपसहसंयोजक यौगिक की पहचान होती है कि उसमें कोष्टक आएगा। उपसहसंयोजक यौगिक की पहचान होती है कि उसमें क्या आएगा, एक बड़ा वाला कोष्टक आता है। क्या आएगा, कोष्टक। अब उस कोष्टक के अलावा, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, समझना यहाँ पे कि K4FeCN6, या तो ये कंडीशन आएगी या CONH3 6Cl3 ये कंडीशन आएगी। और कभी कभार ऐसे भी कंडीशन हो सकती है कि कुछ हो ही ना हो, तो ये समन्वय मंडल हो गया, ये समन्वय मंडल हो गया, तो ये क्या, ये आयन हो गए और ये सामान्य आयन है। क्या है, सामान्य आयन। तो ये तो आप जानते हो कि पहले धनायन का नाम लिखा जाता है फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। वो तो आप समझ जाओगे कि पहले सदैव धनायन, जो उपसहसंयोजक यौगिकों में पहले धनायन तथा बाद में ऋणायन का नाम लिखा जाता है। अब विशेष पॉइंट क्या याद करना है कि साधारण धनायन या साधारण ऋणायन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करना है। जैसे पोटेशियम कितने हैं, 4,
पोटेशियम कितने हैं 4, तो टेट्रा पोटेशियम शब्द नहीं आएगा, केवल पोटेशियम लिखना है। क्लोराइड कितना है 3, तो ट्राई क्लोराइड न लिखकर केवल क्या लिखना है क्लोराइड। तो पहला पॉइंट तो आपको याद क्या रखना है कि शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, ज़्यादा डिटेल से हम बात नहीं करेंगे, कि साधारण धनायन या साधारण ऋणायन को, साधारण धनायन या साधारण ऋणायन को लिखते समय फिर से बात करें कि साधारण धनायन या साधारण ऋणायन को लिखते समय संख्या, उनकी संख्या का, लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करते। पहला पॉइंट तो क्या लिख दिया कि साधारण धनायन या साधारण ऋणायन को लिखते समय उनकी जो संख्या है उसका उल्लेख नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल में समझाऊं, जैसे मैंने ये लिखा K4 FeCN6, तो इसमें साधारण धनायन क्या बेटा पोटेशियम है। साधारण धनायन कितना है पोटेशियम है। पोटेशियम की संख्या कितनी है 4, पोटेशियम की संख्या कितनी है 4, तो केवल आपको जो लिखना है, नॉर्मली आप क्या लिख देते टेट्रा पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम, और अभी सही नहीं बेटा क्या करना वो समझा रहा हूं मैं आपको, CONH3 6 और यहाँ कितना हो गया 3, तो इसमें साधारण ऋणायन को ना Cl कितने 3, तो नॉर्मली आप लिखते हो ट्राई क्लोराइड। तो आपको याद क्या करना वो समझ लेना कि साधारण धनायन या साधारण ऋणायन, पहली बात तो होगा क्या, उस कोष्टक के बाहर है वो। दूसरा, उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करना है, तो K4 को लिखना है तो केवल आपको क्या लिखना है पोटेशियम, टेट्रा शब्द नहीं आएगा। अगर आपको क्या लिखना है Cl3 का लिखना है तो केवल आप क्या लिखोगे क्लोराइड, ट्राई नहीं लगाओगे। इसको इसी प्रकार से आप नोट कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा कि साधारण धनायन या साधारण ऋणायन का नाम लिखते समय उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट नंबर 2, अब यह हो गया। उसके बाद समन्वय मंडल का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है बेटा समन्वय मंडल का। तो देखो इसके लिए हम क्या बात करेंगे कि समन्वय मंडल का नाम, तो बेटा समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे तो समन्वय मंडल में क्या है, धातु है और लिगेंड है, धातु है और लिगेंड है। इसमें भी देखोगे तो कोई भी समन्वय मंडल मिलेगा तो उसमें आपको धातु भी मिलेगी और उसमें क्या मिलेगा आपको लिगेंड भी जरूर मिलेगा। तो समन्वय मंडल का नाम लिखते समय बात याद क्या रखनी है कि पहले लिगेंड का नाम लिखोगे, फिर लिगेंड का नाम लिखने के बाद उस केंद्रीय धातु का नाम लिखोगे और उसके बाद कोष्टक में, स्मॉल कोष्टक में रोमन भाषा में उसका ऑक्सीकरण अंक। तो मैं एक फॉर्मेट बना रहा हूं कि समन्वय मंडल किसका, जब भी हमें किसका नाम लिखना हो बेटा समन्वय मंडल, तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे लिगेंड का। देखो पहले केंद्रीय धातु फिर लिगेंड है, लेकिन समन्वय मंडल का नाम लिखते समय पहले किसका नाम लिखेंगे लिगेंड का। लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे और उसके बाद याद करना है केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, उसके बाद जो कोष्टक लगाओगे उस कोष्टक में क्या लिखना ऑक्सीकरण अंक। इस कोष्टक में क्या लिखोगे ऑक्सीकरण अंक। तो बेटा माइंड क्या क्लियर करना है, क्या बात पकड़नी है कि ये जो कोष्टक है समन्वय मंडल बोलते चाहे पहले हो या बाद में, जब भी इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम लिखने के बाद केंद्रीय धातु का नाम, फिर क्या लगाओगे एक कोष्टक और उस कोष्टक में मैं यहाँ लिख देता हूँ, उस कोष्टक के अंदर आपको क्या लिखना है उस केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक। क्या लिखना है केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक। और विशेष बात केंद्रीय धातु का जो ऑक्सीकरण अंक लिखना है वो आपको रोमन भाषा में लिखना है। रोमन भाषा का मतलब जहां ऑक्सीकरण अंक 1 आए
ऑक्सीकरण एक आए तो उसको क्या लिख दिया फर्स्ट, 2 आने पर सेकेंड, 3 आने पर थर्ड, आगे तो आप जानते हो। और देखना केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक सदैव प्लस में आएगा, तो प्लस का निशान नहीं लगाना है। किसका निशान नहीं लगाना? प्लस का निशान नहीं लगाना। तो फिर से रिपीट कर दूं कि लिगेंड का नाम लिखोगे, फिर केंद्रीय धातु को लिखोगे, फिर ऐसा कोष्टक, कोष्टक में क्या लिखोगे? बेटा एग्जाम्पल करवाऊंगा, जल्दीबाजी नहीं, एग्जाम्पल करवाऊंगा तो क्या लिखोगे? कोष्टक। तो कोष्टक में क्या लिखना है? ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक के अंदर जो ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे वो कौन सी भाषा में? रोमन भाषा में। तो इसमें तो कोई पोर्शन नहीं, इतने में पोर्शन समाप्त है। लेकिन बेटा यहाँ प्रॉब्लम है कि आपको चीज़ें याद क्या करनी है कि यहाँ लिगेंड के लिए 2-3 बातें में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ जो आपको ध्यान। तो लिगेंड का जब नाम लिखते समय तो बात क्या रखनी है आपको कि पहली बात कि अगर सब के सब लिगेंड एक समान हो, जैसे यहाँ साइनाइड 6 के 6 है और अमोनिया कितने हो? 6। तो समान लिगेंड है तो उनकी संख्या 2 होने पर क्या लगा दोगे? डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने पर पेंटा, 6 होने पर एक्सा। तो दूसरा, लिगेंड को उनकी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग, अगर अलग अलग लिगेंड है तो पहले कौन सा लिगेंड आएगा? जो अल्फाबेट में पहले आए, ABCD में जो पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा। तो 2 बातें याद करनी है। लिगेंड को जब लिखेंगे तो पहले बात उनकी संख्या का ध्यान रखना है कि किसका ध्यान रखना है? संख्या का। यदि 2 हो तो 2 के लिए आप सब जानते हो क्या लगा देंगे? डाई। 2 होने पर क्या कर दोगे? डाई। 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने पर पेंटा, और 6 के लिए आप समझ गए, शायद नीचे आपको नजर नहीं आए तो आप समझ जाना, 6 के लिए हेक्सा। तो 2 पे डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा और 6 के लिए हेक्सा। तो मुझे इसका नाम लिखना, तो मैं क्या लिखूंगा? 6 तो हेक्सा और CN का नाम क्या होता है? साइनो। तो हेक्सा साइनो। लेकिन कभी कभार आपको ऐसे कंपाउंड भी मिलेंगे जिनमें लिगेंड अलग अलग है, सबके सब लिगेंड समान ही, अलग अलग लिगेंड है। तो याद क्या करना है? उनको कैसे लिखोगे? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, जो ABCD में जो पहले आए उसको पहले, बाद में आए बाद में। लेकिन बेटा जब आप लिगेंड का नाम लिखोगे तो कुछ लिगेंड ऐसे आएंगे जिनके नाम में ही, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ लिगेंड ऐसे आएंगे जिनके नाम में ही डाई ट्राई शब्द लगाओ। जैसे एक एग्जांपल समझाऊं, सपोज करना कि किसी कंपाउंड में एथिलीन डाइएमीन कितने हैं? 3 है। अब EN का तो आप नाम जानते हो, EN का नाम क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन होता है। कितनी है संख्या? 3। तो इसके आगे आपने क्या लगा दिया? ट्राई। अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये नहीं लग रहा एथिलीन डाइएमीन 3 है, आपको ये लग रहा है कि ट्राई एथिलीन। एथिलीन तो 3 हो गए और एमीन कितना हो गया? 2 हो गए, पूरा अनर्थ हो गया। तो इसके लिए क्या तरीका ये कहा गया है कि किसी कंपाउंड के नाम में ही क्या आ जाए, किसी लिगेंड के ही नाम में क्या आ जाए? डाई ट्राई आ जाए। तो वहां आपको एक विशेष बात याद करनी है, अगर वो लिगेंड 2 हो तो वहां हम डाई शब्द का प्रयोग न करके उनके आगे किसका प्रयोग करेंगे? 20 का। अगर 3 हो जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ट्रिप्स का। 4 होने पर टेट्रा किसका? और 5 होने पर पेंटा किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो नॉर्मली आपको 20 या ट्रिप्स वाले एग्जाम्पल मिलेंगे। तो करना क्या है? ये कब यूज करना है? जब लिगेंड के नाम में क्या आ जाए? डाई ट्राई आ जाए। तो 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिप्स। और विशेष बात उस लिगेंड के नाम को फिर किस में लिख दोगे? कोष्टक में। आगे 2 होने पे 20, 3 होने पे ट्रिप्स, एग्जाम्पल हल करवाऊंगा इनके, और उनके नाम के आगे क्या लगा, फिर उसका लिगेंड का जो नाम लिखोगे वो किस में लिख दोगे? कोष्टक में। तो ये पोर्शन तो किसकी बात हो गई थी? आपके लिगेंड की। अब आ जाओ केंद्रीय धातु की। केंद्रीय धातु का नाम लिखते समय 2 बातें आपको याद कर रखनी है कि केंद्रीय धातु का नाम लिखते समय सबसे पहले आपको फोकस करना समन्वय मंडल पर। कैसे? देखो,
इसमें समन्वय मंडल ये और इसमें समन्वय मंडल ये है। समन्वय मंडल के लिए आपको दो बातें केंद्रीय धातु के लिए याद करनी है कि केंद्रीय धातु का नाम लिखते समय हमें किस पे गौर करना है? समन्वय मंडल पे। अब क्या गौर करना है बेटा? समन्वय मंडल की दो कैटेगरी आएगी, या तो समन्वय मंडल धनायन होगा या समन्वय मंडल उदासीन हो। तो ये दोनों तो एक ग्रुप में आ गए। या समन्वय मंडल क्या हो? ऋणायन हो। केंद्रीय धातु का नाम लिखते समय आपको क्या याद करना है कि सबसे पहले आपको किसको देखना है? समन्वय मंडल को। समन्वय मंडल में देखते समय पता लगाना है कि समन्वय मंडल धनायन या उदासीन है या ऋणायन है। अब इसका पता कैसे चलेगा वो सुन लो। जैसे पहले धनायन आता है, बाद में क्या आता है? ऋणायन। तो यहाँ जो समन्वय मंडल है वो ऋणायन हो गया, लेकिन यहाँ समन्वय मंडल पहले आया और ये बाद में, तो पहले वाला धनायन और ये ऋणायन। तो सीधी बात है यहाँ से। और उदासीन होगा तो कुछ भी नहीं होगा, वो अकेला होगा, साथ में अकेला होगा तो उदासीन। तो समझना क्या है? धनायन जब समन्वय मंडल धनायन या उदासीन है तो आपको क्या करना है? धातु का नाम आप जैसे जानते हो वैसे लिख देना है। जैसे यहाँ कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट लिख देंगे। कि समन्वय मंडल धनायन या उदासीन है तो धातु के नाम में क्या करना है? जैसा का वैसा, जैसा आप जानते हो वैसा लिख देना है। जैसा का वैसा, ये शब्द बेटे जिससे याद हो जाएगा, जैसा का वैसा लिखना है। लेकिन अगर समन्वय मंडल क्या है आपका? समन्वय मंडल आपका ऋणायन है। समन्वय मंडल यदि आपका ऋणायन है तो बातें याद क्या रखनी है वो समझ लेना कि सबसे पहले उस केंद्रीय धातु का नाम लैटिन भाषा में लिखना है। किसमें? लैटिन भाषा में। अब लैटिन का मतलब क्या हुआ? जैसे आप पढ़ते हो चांदी, चांदी को एजी से लिखते हो, लेकिन लैटिन भाषा में इसका नाम क्या होता है? अर्जेंटम होता है। आयरन बोलते हो Fe, लैटिन भाषा में इसको फेरम बोलते हैं। तो लैटिन भाषा में अगर ऋणात्मक समन्वय मंडल ऋणात्मक है तो केंद्रीय धातु का नाम किस भाषा में लिखोगे? लैटिन भाषा में। प्लस धातु के नाम के लास्ट में क्या जोड़ दोगे? एट। बेटे ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। धातु के नाम के साथ क्या जोड़ दोगे? एट जोड़ दोगे। बस लास्ट में आपने उसका ऑक्सीकरण अंक निकाल ही लिया और कोष्टक में ऑक्सीकरण अंक रोमन भाषा में लिख दोगे। अब एक चीज और, एक तरफ धनायन और एक तरफ ऋणायन, तो धनायन को पूरा अलग लिखना है और ऋणायन को पूरा। अब चाहे ऋणायन कितना ही बड़ा हो सबको जोड़ते हुए एक ही लाइन में लिखना है। तो कुछ हम इसके एग्जाम्पल लेंगे तो आप इसको समझ जाओगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये उपसहसर्जी यौगिकों का जो आईपी से नामकरण होता है उसको शॉर्ट में आपको कैसे याद करना वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे बढ़ें। तो अब बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके 4-5 एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि चैप्टर में बाकी कहीं पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज बच्चे इसी में होते हैं। और देखना नामकरण में अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी कहीं पर, छोटी सी भी, तो पूरा गलत है। ऐसा नहीं कि इसने इतना सही किया उसको आधा पूर्ण जो आप पाव बोलते उतना नंबर, बिल्कुल नहीं। जरा सी भी गलती है तो फिर 0 का 0 मिलेगा। और अंडा अच्छा वैसे भी नहीं लगता है मिला हुआ। अब हम बात करें आगे। तो बेटा तैयारी इस प्रकार से करेंगे कि पेपर की खोपड़ी में चाहे कितने भी छेद करने पड़े नंबर पूरे में से पूरे मिलने चाहिए। अभी वो बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 एग्जाम्पल तो मैंने अभी लिखे हुए तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। सबसे सिंपल K4 FeCN6 कोष्टक, इसका नाम लिखना है। तो बेटा मैं नाम नीचे समझा लूँगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। या एक एग्जाम्पल ही ले लेंगे, ज़रा कंफर्टेबल रहेगा थोड़ा। K4 FeCN6 मुझे इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये पकड़ो कि इसमें धनायन और ऋणायन कौन है। तो हमने क्या किया, ये धनायन, पहले धनायन बाद में क्या आ गया? ऋणायन। तो धनायन कितने? 4। लेकिन हमने क्या सीखा कि साधारण धनायन या साधारण ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। तो यहाँ पर केवल हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। अब देखो बेटा इसका तो पोटेशियम लिख दिया। अब इस समन्वय मंडल आ गया। हमने क्या सीखा था कि समन्वय मंडल में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का।
अब लिगेंड कितने, 6, तो 6 है तो क्या लिखा मैंने, हेक्सा। लिगेंड का नाम क्या है, साइनो, तो नाम हो गया हेक्सा साइनो। अब यहां से गौर किया कि पहले धनायन आ गया, बाद में क्या आ गया, ऋणायन, तो समन्वय मंडल ऋणायन है, समन्वय मंडल ऋणायन है, तो धातु का नाम लैटिन भाषा में और उसमें 8 जोड़ोगे तो आयरन नहीं लिखोगे, वहां पर लिखेंगे हम फेरेट। क्या हो जाएगा, फेरेट। तो हेक्सासाइनो Fe के क्या लिख दिया आपने, फेरेट। क्या लिख दिया, फेरेट। अब इस Fe का आप क्या करोगे, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। इस Fe का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे। तो जब Fe का ऑक्सीकरण अंक हमने अभी थोड़ी देर पहले क्लास में निकाला था तो कितना आया था आपका, +2 आया था इसका। तो इसका अब +2 नहीं लिखना, वो भी रोमन भाषा में, तो सेकंड हो गया। अब बेटा बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सही बेटा अभी भी गलती है। देखो ये हो गया आपका धनायन और ये हो गया धनायन। अब एक का तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऋणायन में हेक्सासाइनोफेरेट है, तो तीनों के तीनों आपस में मिले हुए होने चाहिए पूरी एक लाइन में। तो इस कंपाउंड का K4FeCN6 का आईपीसी नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। एक एग्जांपल और ले लेते बेटा इसका, CONH3 6Cl3। इसका मुझे आईपीसी नाम लिखना है। तो हमने क्या किया, जो पहले है वो धनायन है, बाद में ऋणायन है, कोई बात नहीं है। अब देखो ये समन्वय मंडल है, इस समन्वय मंडल का जब हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले किसका नाम, पहले वाला स्क्रीनशॉट माइंड में होना चाहिए, पहले लिगेंड, फिर केंद्रीय धातु, फिर ऑक्सीकरण अंक। तो किसका, लिगेंड का। तो लिगेंड कितना बेटा, 6 को क्या लिखा मैंने, हेक्सा। लिगेंड इसका नाम क्या होता, अमोनिया में लिख देना बेटा, एमीन, हेक्सा एमीन। अब देखो समन्वय मंडल क्या है, धनायन। हमने ये सीखा था कि अगर समन्वय मंडल धनायन या उदासीन है तो धातु का नाम जैसा है वैसा का वैसा। तो हेक्सा एमीन कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट का CO केवल कोबाल्ट का कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीकरण अंक आपने निकाला तो कितना आया था, 3rd आया था। तो ये तो पूरा एक समन्वय मंडल का नामकरण हो गया। इसके बाद आपका क्या बच गया, Cl। अब Cl कितने, 3, लेकिन Cl साधारण ऋणायन है। Cl क्या है, साधारण ऋणायन है, इसलिए इसको ट्राइक्लोराइड न लिखकर केवल क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड। अब एक बात और, ऋणायन तो पूरा एक है, कोई बात नहीं, लेकिन धनायन इतना बड़ा है तो पूरे को एक साथ जोड़ते हुए आपको लिखना है। बेटा इनका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इनके। तो बेटा इसकी कुछ 2-3 एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, अच्छे एग्जाम्पल। और कंफर्म है कि क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि निम्न यौगिकों का आईपीसी नामकरण लिखें। तो देखो अब आगे बात करें, थोड़ा सा अपने को माइंड अपना यूज करना पड़ेगा, अन्यथा अपना काम नहीं चलने वाला। अब देखो कि अगर हम समझना चाहें तो अगला एक कंपाउंड थोड़ा सा टफ ले रहा हूं, Fe4 FeCl6 कोष्टक बंद 3, ये लिखा है। अब आते तो इसको देखिए, Fe4 FeCl6 अब बड़ा एक चीज समझते हैं कि सीधी बात है, जो पहले आया वो धनायन और बाद वाला क्या है, ऋणायन। पहले आया वो धनायन, बाद वाला ऋणायन है। अब सीधी बात है कि यहाँ पर Fe4 है। अब यहाँ से भी कुछ चीज़ें समझा दूँ, आप सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि धनायन पर जो आवेश होता है, संयोजकता होती है वो ऋणायन के ऊपर। जैसे आप ये लिखते हो ना AlCl3, इसका मतलब क्या था, Al पे +3 है और Cl पे -, तो इसका आवेश इसके नीचे और इसका आवेश इसके नीचे लिखा जाता। उसी प्रकार इस कंपाउंड को कैसे लिखा गया, देखो ऐसे ही है। अगर इसको आप गौर से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, Fe3+, Fe पर क्या आ जाएगा, +3, और इस पूरे कंपाउंड पे कितना है, -4। क्लियर है। इसको हमने तोड़ दिया आयनों में, बीच में डिवाइड कर दिया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब देखो बेटा नाम लिखना है, Fe किस में है, +3 है। अब
आयरन जब +3 में होता है तो आप उसको फेरिक बोलते हो। क्या बोलते हो? फेरिक। 2 पे फेरस होता है, 3 पे हो तो फेरिक। या तो फेरिक लिख दें या नॉर्मली हम इसको लिख देते हैं आयरन थर्ड। कोष्टक में जैसा हम लिखना चाहें वो लिख लेंगे। तो इसके लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आयरन थर्ड कर दिया, फेरिक हो गया। अब देखो ये तो नॉर्मल हो गया आयन। अब ये क्या आपका समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल में सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कितने 6, तो 6 के लिए मैंने क्या लिख दिया हेक्सा। Cl को क्या बोलते हो आप? क्लोरो। क्या बोलते हो? क्लोरो। 6 तो हेक्सा, Cl के लिए क्या बोलते हैं बेटा? क्लोरो बोलते हैं। अब आ गया आपका Fe। Fe को अब देखो समन्वय मंडल क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक है तो लैटिन भाषा के नाम के अंत में एड, तो याद कर लेना आयरन के लिए शब्द आता है फेरेट। क्या होता है? फेरेट। तो हेक्सासाइनो फेरेट। अगर अब देखो अगर कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कीजिए, तो दोनों को अलग कर लेना, दोनों को अलग कर लेना। और देखो इसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है तो Fe का ज्ञात करना, तो इसको क्या मान लिया मैंने x। Cl कितने बेटा? 6, Cl पे होता है -1। इस पूरे पे आवेश कितना है? -4। तो x -6 बराबर -4, तो x बराबर -6 उधर जाएंगे तो प्लस के, तो -4 और +6, तो x बराबर क्या आ गया? +2। तो इसके अंदर इस Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना है? +2 है। तो इसको कोष्टक में कर दिया सेकेंड। अब इस पूरे को मिला दो। दिखने में बड़ा टफ लगता है लेकिन सिंपल है। आयरन थर्ड, ये थोड़ा अलग है। चाहे तो आयरन थर्ड ना लिखकर आप चाहे तो फेरिक लिख सकते हो, और यहाँ हेक्सा क्लोरो फेरेट। एक और एग्जांपल बेटा हम ले लेते हैं, थोड़ा अलग है। CO NH3 5 NO2, और ये क्या लिख दिया? Cl2। क्या लिख दिया? Cl2। इसके आगे लिखा हुआ अपना। अब यहां से हमें इसका नामकरण करना है, नामकरण करना है। अब बात हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले समन्वय मंडल का नाम लिखने, फिर इसका। अब इसमें 2 लिगेंड आ गए, NH3 5 N। एक तो हो गया आपका 2 लिगेंड कौन कौन से हैं? एक तो NH3 और दूसरा NO2। पहले देखो NH3 को हम बोलते हैं एमीन, तो एमीन का पहला अक्षर आता है ए, और इसको बोलते हैं हम नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। और नाइट्राइटो में कौन बंद बना रहा है? एन। तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा? 5 है, और यहाँ पर आपका क्या है? NO2। तो इसकी अगर हम बात करें तो बेटा देखो बात करें अपने आगे कि तो इसका नाम लिखना है। तो ये एमीन कितने बेटा? 5। तो पहले तो ये शब्द पकड़ो कि दोनों में से ये कितने? 5। इसको बोलो। NH3 को बोलते हैं एमीन, तो एमीन का पहला अक्षर क्या होता है? ए। नाइट्रो का पहला अक्षर एन। तो पहले एमीन लिखा जाएगा, तो एमीन कितने? 5। तो नाम हो गया पेंटा एमीन। पेंटा एमीन। NO2 को आप क्या बोलते हो? नाइट्रो। NO2 को क्या बोलते हो? नाइट्रो। अब देखो ये समन्वय मंडल धनात्मक है, पहले है तो धनात्मक होगा, तो धातु का नाम वैसा का वैसा। क्या लिख दिया? कोबाल्ट। अब देखो यहाँ पर हमें इसका क्या निकालना है? ऑक्सीकरण अंक। तो बड़ा जल्दी से मैं यहाँ निकाल के बता देता हूँ। जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना उसको क्या माना? x। अमोनिया कितने? 5। अमोनिया पे आवेश होता है 0। बड़ा NO2 होता है वो होता है -1। -1। इसके बाद कितने Cl? 2। एक Cl पे होता है -1, बराबर में क्या गए? 0। अब देखो बेटा x 5 को 0 से गुणा किया, माइनस कितना हो जाएगा? 0। यहाँ -1, और -1 को 2 से गुणा करोगे तो -2, तो -2 -1 हो गया -3। तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण कितना गया? +3। तो यहाँ कर दिया मैंने थर्ड। अब देखो Cl साधारण है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? क्लोराइड। और साधारण के लिए संख्या की उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। तो इस कंपाउंड का ये नामकरण कर दिया। बेटा एक बात और, अब ये पूरा धनायन है तो ये पूरा एक साथ लिखा जाता है, तो इसको जोड़ देना। तो नाम हो गया पेंटा एमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? क्लोराइड। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके 2 एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं।
तो इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा आपने। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे बेटा सवाल अपने को उतने ज़्यादा आ जाएंगे। इसके बाद आगे बात करें तो 2 एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो अगला एग्जाम्पल इससे भी अच्छा बेटा कि CO6 और एक एग्जाम्पल अगर हम वो लेना चाहे तो CuGly6 तो कैसे आएगा बेटा यहाँ पे, एक मिनट, 2 और कॉस्टिक में, ये दोनों है। अब बेटा हमें इनका क्या लिखना है, ऑक्सीकरण, इनका आईपीसी नामकरण लिखना है। अब बेटा देखो यहाँ पे अकेला ही आया है, ना आगे आया ना पीछे आया। तो जो अकेला इसका मतलब वो उदासीन है, क्योंकि 2 हिस्सों में होता तो एक धनायन होता और एक ऋणायन होता, ये उदासीन है। अब इसका नाम लिखना, तो बेटा ये चीज़ तो मैंने बता दी कि C बड़ा और O छोटा, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, C बड़ा और O छोटा, इसका मतलब ये तो हो गया कोबाल्ट, और C भी बड़ा और O भी बड़ा, तो वो हो गया लिगेंड कार्बोनिल। अब देखो इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। तो लिगेंड कितने हैं बेटा अपने पास, 6 के लिए मैंने लगा दिया हेक्सा। क्या लगा दिया, हेक्सा। CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल, हमने पढ़ा था, तो क्या लिख दिया, हेक्सा कार्बोनिल। और CO को क्या बोलते हैं हम, कोबाल्ट, तो नाम हो गया हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट। अब बेटा सबसे बड़ी बात, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, ऑक्सीकरण अंक। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना होता है उसको क्या मानते हैं, X। कोबाल्ट कितने हैं, 6। अब कोबाल्ट को तो क्या मान लिया, X। संख्या, इस कार्बोनिल की संख्या कितनी, 6। अब कार्बोनिल पे आवेश क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि कार्बोनिल उदासीन लिगेंड होता है। कार्बोनिल उदासीन लिगेंड होने का मतलब है इस पे आवेश कितना हुआ, 0। इसके ऊपर कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो बराबर में 0। तो 0 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। अंगुलियों की तरफ ध्यान नहीं देना है, तो 0। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि x बराबर क्या आ गया, 0। अब वो दिमाग कौन लगाना अपन है कि 0 आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं बेटा, बिल्कुल कोष्टक लगाओगे और कोष्टक में क्या लिखोगे, 0 लिखना आपको। तो हेक्सा कार्बोनिल, और पूरा एक साथ मिला देना क्योंकि पूरा एक ही है, तो हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0। अब बेटा इसकी बात कर लें कि ये भी उदासीन है, तो कितने बेटा, 2 के लिए क्या बोलते हो आप, डाई। अब GLY लिखाया था मैंने, एथिलीन डाइमीन ऑक्सलेटो, GLY ग्लाइसिनेटो, तो क्या नाम होता है, डाई ग्लाइसिनेटो। उदासीन है तो CU का नाम जो आप जानते हो, कॉपर, तो डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर। अब देखो कॉपर का हमें क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अंक। तो जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, X। अब जो बेटा कितने, सीधी सी बात एक समझनी है कि कितने लिगेंड है, 2। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लाइसिनेटो पे आवेश क्या होता है, कमेंट्स में जरूर लिखोगे। ग्लाइसिनेटो, दो दी दंतु के लिगेंड हमने 3 ही पढ़े थे, एथिलीन डाइमीन 0, एथिलीन डाइमीन पे तो क्या पढ़ा था हमने, 0, ऑक्सलेटो पे -2 और ग्लाइसिनेटो पे -1। तो इस पर आवेश -1 है, तो -1 बराबर में 0, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, +2। तो कॉपर का ऑक्सीकरण कितना होगा, +2, तो यहाँ पर आ गया आपका सेकंड। क्या लिख दिया हमने, तो डाई ग्लाइसिनेटो कॉपर सेकंड। तो ये जितने 2-3 एग्जाम्पल मुझे अच्छे लगे थे वो मैंने आपको हल करवा दिए थे। इसके बाद आपकी बुक में पेज नंबर 177 पर कम से कम 20-22 एग्जाम्पल दे रखे हैं। जब अपनी ये मैराथन क्लास समाप्त हो जाए तो टाइम निकाल के उन सब की प्रैक्टिस कर लेना, जिससे ये टॉपिक अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा पाठ के अभ्यास पर्सन है पीछे, वहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इनको अगर आप अच्छी तरीके से हल कर लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम आगे बात करें। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका।